इवनिंग मित्रों, आज हम अध्ययन करेंगे 11th फिजिक्स का अध्याय 11th और जिसमें टॉपिक नंबर है और जिसका नाम है अवस्था परिवर्तन। चेंज ऑफ स्टेट्स। तो डियर स्टूडेंट, टुडे स्टडी अबाउट चेंज ऑफ स्टेट्स। प्यारे बच्चों, पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। जब पदार्थ एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? अवस्था में परिवर्तन या अवस्था में स्थानांतरण। अब कोई पदार्थ अवस्था का स्थानांतरण क्यों करता है? कोई पदार्थ अवस्था के स्थानांतरण करने का कारण है ऊष्मा का उत्सर्जन या अवशोषण तथा आयतन व घनत्व का परिवर्तन। आयतन और वह तथा घनत्व का परिवर्तन होता है तब भी अवस्था में परिवर्तन होता है। तो ये जो मैंने वर्बली बोला है इसको मैं लिख देता हूं। पदार्थ में तीन अवस्था होती हैं, तीन अवस्था ये होती हैं। नंबर 1 ठोस, द्रव और गैस। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाना अवस्था परिवर्तन कहलाता है। अवस्था परिवर्तन कहलाता है। ठोस से द्रव में जाना, द्रव से गैस में जाना, ये क्या है? अवस्था परिवर्तन है। अवस्था परिवर्तन का मुख्य कारण अवस्था परिवर्तन सामान्यतः ऊष्मा के उत्सर्जन या अवशोषण तथा अवशोषण तथा आयतन वह घनत्व के कारण होता है। देखो, अवस्था परिवर्तन का ये कारण है, या तो ऊष्मा का अवशोषण हो रहा हो या अवशोषण हो रहा हो या उसके आयतन और घनत्व में परिवर्तन हो रहा हो। उदाहरण के लिए अवस्था परिवर्तन में 0 डिग्री की बर्फ अवस्था परिवर्तन में 0 डिग्री की बर्फ 0 डिग्री सेंटीग्रेड के जल में पिघलती है।
देखो, अवस्था परिवर्तन में 0 डिग्री सेंटीग्रेड की बर्फ 0 डिग्री के जल में बदलती है। जैसे ही बर्फ जल में बदलेगी तो उसका तापमान समान रहेगा, केवल अवस्था परिवर्तन होती है। दूसरा, अवस्था परिवर्तन में 100 डिग्री सेंटीग्रेड पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड की वाष्प में परिवर्तित होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये बात आपके समझ में आ गई होगी। जब जिस वक्त जल वाष्प में बदलता है तो जो जल का टेम्परेचर होता है वही वाष्प का टेम्परेचर होता है। उसी अवस्था को हम क्या कहते हैं? चेंज ऑफ स्टेट्स। डेट इज कॉल्ड चेंज ऑफ स्टेट्स। नेक्स्ट आपकी है गुप्त ऊष्मा। पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2, गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट। डियर स्टूडेंट्स, किसी पदार्थ की अवस्था बदले बिना उसकी ताप में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को गुप्त ऊष्मा कहते हैं। देखो, ये बात जब मैं लिखूंगा तो समझ में आएगी। किसी पदार्थ के ताप में बिना किसी पदार्थ के ताप में बिना परिवर्तन करे, किसी पदार्थ के ताप में बिना परिवर्तन करे उसकी मतलब पदार्थ की उसकी अवस्था परिवर्तित करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को गुप्त ऊष्मा कहते हैं। गुप्त ऊष्मा कहते हैं। देखो, मैं इस बात को पूर्ण कराऊं, किसी पदार्थ के ताप में बिना बदलाव किए उस पदार्थ की अवस्था बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को गुप्त ऊष्मा कहते हैं। जैसा कि हमने पहले देखा है कि जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड का बर्फ 0 डिग्री सेंटीग्रेड जल में बदलता है तो बदलने के लिए उसे ऊष्मा खर्च होती है, परंतु बदलता भी नहीं है। जैसे मान लो ये आपकी बर्फ है, आपकी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और ये बर्फ
कुछ समय बाद तक, जबकि तापमान में परिवर्तन नहीं हुआ है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही है इसका तापमान। यहां भी ये ठोस में थी, यहां भी ये ठोस में थी। देखो तापमान में परिवर्तन करने के, उसकी अवस्था प्राप्त करने के लिए, देखो यह ठोस द्रव में बदल गया है। ये जो ठोस है वो द्रव में बदल गया है, परंतु ताप क्या है, समान है। ताप क्या है, समान है। इट मीन्स कहीं न कहीं तो ऐसी बात है जहां से ऊष्मा खर्च हुई है, परंतु हमें मालूम नहीं पड़ रहा है ताप में बिना परिवर्तन किए, फिर भी ये ठोस द्रव बदल रहा है। तो जो ऊष्मा है उसे हम क्या कहते हैं, गुप्त ऊष्मा या लेटेंट हीट। माना पदार्थ का द्रव्यमान m है तो गुप्त ऊष्मा, गुप्त ये जो पदार्थ है इसका द्रव्यमान क्या है, m। तो पदार्थ की गुप्त ऊष्मा बराबर द्रव्यमान इंटू L। तो ये आपको देगा डेल Q बराबर ml, जहाँ L क्या है, देखो गुप्त ऊष्मा कहते हैं L, L क्या है, गुप्त ऊष्मा। L क्या है, गुप्त ऊष्मा। तो गुप्त ऊष्मा, ऊष्मा की मात्रा, यदि माना पदार्थ का द्रव्यमान m है तो ऊष्मा की मात्रा, सॉरी ये थोड़ा गलत लिख दिया है, तो ऊष्मा की मात्रा डेल क्यू बराबर ml, ये क्या हो जाएगी, गुप्त ऊष्मा, गुप्त ऊष्मा। जहां L बराबर गुप्त ऊष्मा है, गुप्त ऊष्मा है। अब देखो यहां से L बराबर क्या जाएगा, डेल Q अपॉन M, डेल Q अपॉन M। अब देखो नंबर 1, गुप्त ऊष्मा की इकाई। तो गुप्त ऊष्मा की इकाई वही होगी जो डेल Q अपॉन M की इकाई है। इसकी इकाई होती है, देखो यहां कर सकते हैं कैलोरी, और ये हो जाएगी ग्राम। तो ये हो जाएगी कैलोरी प्रति ग्राम। देखो एक कैलोरी में होता है 4.186 जूल प्रति ग्राम। और दूसरा जो चीज इसमें आएगा वो है L की विमा। L की विमा वही होगी जो DQ अपॉन M की विमा है। और हमने देखो पिछले 2 वीडियो में हम देख रहे हैं कि जो ऊष्मा है उसकी विमा जूल की विमा के बराबर होगी,
और जूल की जो विमा होती है वो कार्य के बराबर होती है। और कार्य भी हम जानते हैं m1L2T-2, और इसकी जो विमा होती है द्रव्यमान की m होती है, तो m1 से m1 कैंसिल हो जाएगा, तो m-1 0, L2T-2 इसकी हो जाएगी विमा। और जो तीसरी बात है वो आपकी यह है कि गुप्त ऊष्मा दाब पर निर्भर करती है। गुप्त ऊष्मा दाब पर निर्भर करती है। और चौथी बात है जो मैं आगे बताऊंगा, गुप्त ऊष्मा दो प्रकार की होती है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चौथी बात जो है, गुप्त ऊष्मा दो प्रकार की होती है, गलन की गुप्त ऊष्मा और वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। इस गुप्त ऊष्मा दो प्रकार की होती है। नंबर ये गलन की गुप्त ऊष्मा तो गलन की गुप्त ऊष्मा किसी एकांक द्रव्यमान के ठोस को ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदलने के लिए, जबकि ताप नियत रहे, आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को गलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। अब हम इसको लिख देते हैं। किसी एकांक द्रव्यमान वाले ठोस को ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित करने के लिए, ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित करने के लिए, जबकि ताप नियत या स्थिर रहे, आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को गलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। उदाहरण, बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा बराबर 80 कैलोरी प्रति ग्राम, या 80 कैलोरी अपॉन ग्राम। ये इसको शॉर्ट लेता हूँ, कैलोरी
प्रति ग्राम। इसका मतलब ये हुआ कि 1 ग्राम बर्फ को 1 ग्राम बर्फ को द्रव में बदलने के लिए 80 कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होती है। 1 ग्राम बर्फ को द्रव में बदलने के लिए 80 कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होती है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो इसका दूसरा प्रकार है वो हम इसमें थोड़ा सा परिवर्तन करके इस परिभाषा को बना सकते हैं। जो मेरा दूसरा प्रकार है वह है वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। केवल मैं क्या करूंगा, गलत जगह वाष्पन लिख दूंगा। प्रकार नंबर 2, ये तो मैंने गलत जगह लिख दिया, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। ये यहां तक बिल्कुल ठीक आएगा। अब देखो ये जो चेंज हो रहा है उसको मैं लाल को नीले से लिख दिया है और ब्लैक को मैं लाल से लिखता हूं। तो किसी एकांक द्रव्यमान वाले द्रव को द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तित करने के लिए, जबकि ताप नियत रहे, आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। अब यहां देखो बर्फ ठोस था, यहां द्रव्य क्या है, पानी के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा वो होती है 536 कैलोरी प्रति ग्राम या 536 कैलोरी प्रति ग्राम। इसका मतलब यह हुआ कि 1 ग्राम जल को या 1 ग्राम पानी को वाष्प में बदलने के लिए 536 कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होती है। अब आप देख रहे होंगे कि ठोस को द्रव में बदलने के लिए 80 कैलोरी प्रति ग्राम की आवश्यकता है और द्रव को वाष्प में बदलने के लिए 536 कैलोरी प्रति ग्राम की आवश्यकता है। डियर स्टूडेंट्स, जो ठोस से द्रव बदलता है उसमें अंतराण्विक बलों में ज़्यादा अंतर नहीं आता है, जबकि द्रव में वाष्प में बदलता है तो उसे अंतराण्विक बलों में ज़्यादा परिवर्तन आता है, जिससे ज़्यादा ऊष्मा निकलती है। अब जो अपना थर्ड पॉइंट है वो है ऊष्मीय ग्राफ। हीटिंग कर्व। थर्ड पॉइंट, ऊष्मीय ग्राफ, हीटिंग CURV, हीटिंग कर्व। डियर स्टूडेंट्स, जब किसी पदार्थ को हम नियत दर पर गर्म करते हैं, यानी किसी पदार्थ को जब गर्म करते हैं तो गर्म करने की स्थिति एक जैसी रहे। जैसे मान लो कि हम किसी पदार्थ को 20 डिग्री पर गर्म कर रहे हैं तो उस पदार्थ को 20 डिग्री पर ही गर्म करते रहना है। अब 20 डिग्री पर किसी पदार्थ को गर्म करने से भी उसकी अवस्थाओं में परिवर्तन आता है। जैसे मान लो कि हम बर्फ़ है उसको 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करेंगे तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि वो जल में बदल जाएगा, और फिर जल को हम 20 डिग्री गर्म करते रहेंगे तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि वो गैस में बदल जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब है किसी पदार्थ को नियत दर पर गर्म करने पर किसी पदार्थ को
नियत दर पर गर्म करने पर, या किसी अहम द्रव्यमान के पदार्थ को लिख सकते हैं, किसी अहम द्रव्यमान के पदार्थ को नियत दर पर गर्म करने पर तथा समय और ताप में समय और ताप के बीच ग्राफ खींचा जाए तो इस ग्राफ को ऊष्मीय ग्राफ कहते हैं। वैसे इसके नाम से भी, जब हम समय, देखो इसमें जो दर है, किसी पदार्थ को गर्म करने की दर नियत रहनी चाहिए, नियत दर पर, ये ताप बदलना नहीं चाहिए। तो उस समय जब हम समय और ताप में के बीच ग्राफ खींचते हैं, उस ग्राफ को हम क्या कहते हैं? ऊष्मीय ग्राफ कहते हैं। या मैं यूं भी कह सकता हूं कि जब समय और ऊष्मा के बीच ग्राफ खींचते हैं तब भी इसको ऊष्मीय ग्राफ कहते हैं। अब देखो, हम ये मान लेते हैं कि ये तो आपका है समय, ये तो आपका ताप ले लेते हैं वाई एक्स पर, तो और एक्स एक्स पर ले लेते हैं अपन समय। यहाँ 0 रहेगा, वाई ओ वाई डेक्स, एक्स ओ एक्स डेक्स। यहाँ पर लिया अपन ने समय और वाई एक्स पर लिया अपन ने ताप। अब मान लो कि ये कोई अहम द्रव्यमान का पदार्थ को हम यहां गर्म कर रहे हैं नियत दर पर, तो और वो द्रव ठोस अवस्था में है, तो जब किसी ठोस को एक समय पर हम ताप देते रहते हैं, जैसे मान लो कि 5 सेकंड पे ताप था, 10 सेकंड पे ताप, तो वो ताप समय के साथ साथ कुछ समय के लिए बढ़ता रहता है। जैसे समय बढ़ता है ताप बढ़ता है। जैसे 20 डिग्री भी ठोस था, 40 पे भी ठोस था, और जैसे ही 40 से आगे आया तो वो कुछ कुछ पिघलने लगा, और जैसे ही पूरा पिघल गया, जब ठोस पूरा पिघल गया, पिघलने के बाद में यहाँ ठोस था, देखो यहाँ पे था ठोस, उस ठोस को यहाँ से पिघलने लगा, इस ताप पर पिघलने लगा। जैसे मान लो कि हम ताप मानते हैं T1 है, अब पूरा नहीं पिघला, थोड़ा थोड़ा पिघला, परंतु यहाँ पर पूर्ण रूप से पिघल गया है। यहाँ पे क्या पिघल गया है? पूर्ण रूप से पिघल गया है। इस समय पर जो इस ताप है, ये वाला ताप है, जैसे मानते हैं कि ये ताप आपका है T1, इस T1 ताप पर ये पूर्णतः पिघल गया है, यानी कि यहाँ क्या बन गया है? ठोस से द्रव में आ गया है। और जिस ताप पर कोई पदार्थ पूर्ण रूप से ठोस से द्रव में बदलता है उसे हम कहते हैं गलनांक। क्या कहते हैं? गलनांक। अब आपके दिमाग में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि जब आंशिक रूप से ठोस में था तब उसे हम क्या कहेंगे? यहाँ से यहाँ तक की स्थिति क्या कहेंगे? यहाँ से यहाँ तक की स्थिति क्या कहेंगे? गलन। क्या कहेंगे? गलन। अब द्रव को ताप देंगे
तो वो कुछ समय के लिए फिर क्या रहेगा, द्रव अवस्था में रहेगा। तो यहां से लेकर यहां तक जब ताप हमने दिया तो वो रहा द्रव अवस्था में, ये रहा आपका द्रव अवस्था में। परंतु इस ताप पर क्या हो गया, वो गैस में बदल गया। किस में बदल गया, गैस पर। तो वो ताप आपका कौन सा है, वो ताप मैं मान लेता हूं T2 है। तो ये जो द्रव है इस बिंदु पर गैस में बदल गया, फिर गैस ऐसे चलेगी आपकी, यानी कि यहां से यहां तक वो द्रव में था। अब द्रव में ताप चलता रहा, फिर द्रव में कुछ द्रव यहाँ पर गैस बन गया, कुछ यहाँ पे बन गया, कुछ यहाँ पे बन गया, कुछ, परंतु इस बिंदु पर समस्त द्रव गैस में बदल जाता है। और फिर यदि हम इसको ताप देते हैं तो इसे हम कहते हैं क्वथनांक। और यहां से यहां तक की स्थिति को बोलते हैं क्वथन। और फिर यदि हम गैस को गर्म, इसके यानी द्रव से गैस बदलने, पूर्ण रूप से द्रव का गैस में बदलने वाले बिंदु वाले ताप को हम क्या कहते हैं, क्वथनांक। और आंशिक रूप से जब द्रव गैस में बदलता है उसे कहते हैं क्वथन। फिर यदि इसके बाद में हम ताप देते हैं तो मान लेते हैं कि ये ताप T4 है, फिर ये ताप गैस अवस्था में सीधा चलता रहता है। तो ये क्या आपकी गैस। यदि मैं इसको नाम दूं O, P, Q, R, S और N, तो मैं यूं कह सकता हूं कि ये जो पदार्थ O से P तक ठोस में होता है और P से Q तक आंशिक रूप से द्रव ठोस में होता है। आंशिक द्रव और आंशिक ठोस रहता है, परंतु जैसे ही वो बिंदु Q पर जाता है तो पूर्ण रूप से क्या बदल जाता है, द्रव। तो इस बिंदु पर जो ताप होता है उस ताप को हम कहते हैं गलनांक। जब ठोस पूर्ण रूप से बिंदु Q पर द्रव में बदल जाता है तो इसे हम कहते हैं गलनांक। और फिर द्रव गर्म करते हैं तो ताप बढ़ता जाता है, द्रव वैसा के वैसा रहता है। इस बिंदु पर भी वो द्रव था, और यदि फिर हम दाब देते हैं तो द्रव गैस में बदलता है, यानी कि ज़्यादा द्रव होता है यहाँ पर और कम गैस। फिर यहाँ द्रव कम हो जाता है, गैस बढ़ जाती है, फिर द्रव कम हो जाता है, गैस बढ़ जाती है, फिर यहाँ पर पूरी की पूरी गैस बन जाती है। जिस ताप पर पूर्णतः वो गैस में बदल जाता है उस ताप को हम क्या कहते हैं, क्वथनांक। उस ताप को हम क्या कहते हैं, क्वथनांक। और फिर जब हम गैस को गर्म करते हैं तो वो सीधी चलती रहती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आशा करता हूँ कि ये ऊष्मीय ग्राफ समझ में आया होगा। यदि मैं यहाँ समय की जगह ऊष्मा ले लूँ तो ये ताप और समय में खींचा गया ग्राफ भी ऊष्मीय ग्राफ कहलाता है। हम चाहें तो इसे पॉइंटवार लिख भी सकते हैं कि O से P तक ठोस अवस्था में है, O से P तक ठोस। फिर दूसरा क्या ले सकते हैं, P से Q के बीच आंशिक ठोस वह आंशिक द्रव तथा Q पर पूर्णतः द्रव हो जाता है। और जिस ताप पर पूर्णतः द्रव हो जाता है उस ताप को हम क्या कहते हैं, गलनांक। ऐसे पॉइंट नंबर 3। फिर द्रव Q से R तक द्रव रहता है, Q से R तक
द्रव अवस्था में रहता है। पॉइंट नंबर 4, R से S के बीच आंशिक द्रव वह आंशिक गैस में होता है। जब कोई द्रव आंशिक द्रव और आंशिक गैस में होता है तो उसे हम क्वथन कहते हैं, और जब आंशिक ठोस और आंशिक द्रव में होता है तो उसे हम गलन कहते हैं। और जिस ताप पर वह पूर्णतः द्रव में बदल जाता है उसे गलनांक कहते हैं, और जिस ताप पर वह पूर्णतः गैस में बदल जाता है उसे हम क्वथनांक कहते हैं। और ये आंशिक द्रव और आंशिक गैस की जो स्थिति बनी रहती है उसे हम क्या कहते हैं? क्वथन। उसे हम क्या कहते हैं? क्वथन। और पांचवा है S से N को हम क्या कहते हैं? गैस। S से N को N तक गैस। और समय और ताप के बीच में खींचा गया ग्राफ क्या होता है? उसमें ग्राफ होता है। मैं आशा करता हूं कि ये बात आपकी हजम हुई होगी। तो आप मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। थैंक यू।